नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। 3 राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना लिए हैं। राज्यों का चुनाव संपन्न हुआ और उसके बाद अब मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो भी तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने ले ली है। लेकिन इन 3 राज्यों में 2 राज्यों पर चर्चा करनी लाजमी हो जाती है, क्योंकि दोनों राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी इन दोनों राज्यों की जो चर्चाएं हैं वो लगातार होती आ रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान। और दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने नए नवेले मुख्यमंत्री दिए हैं, चाहे मध्य प्रदेश में मोहन यादव हो या फिर भजनलाल शर्मा, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तस्वीरें जो हैं वो आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे और तमाम दिग्गज जो हैं बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए थे। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जो हैं उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजस्थान में जो है समारोह संपन्न हुआ और इसके साथ ही अब बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इसमें 2 किरदारों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे, अब उनका अगला कदम क्या होगा। जिन दिग्गजों को लेकर लगातार ये दावा किया जा रहा था कि सत्ता तो उन्हें ही सौंपी जाएगी, चाहे वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो या राजस्थान में वसुंधरा राजे हो, उनके समर्थक ये कह रहे थे दावेदारी पेश करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और दबाव भी बनाया जा रहा था। शिवराज सिंह चौहान तो खुद ही जिस तरीके से उनके तस्वीरें आ रही हैं उनकी और जो कुछ भी वो कह रहे हैं, इसे साफ नजर आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान तो बिल्कुल चाहते थे कि मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाना चाहिए और इसीलिए उन्होंने मेहनत भी की थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी हाईकमान ने अपनी रणनीति के तहत शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में पीछे धकेला और यहां वसुंधरा राजे को पीछे धकेला। वसुंधरा राजे, उनके बारे में भी लगातार बताया जा रहा था कि फोन पर भी बातचीत हुई और लगातार जो बैठकें उनकी हो रही थी जो बीजेपी हाईकमान से, उसमें वो यही कह रही थी कि मुख्यमंत्री का पद दीजिए और लोकसभा की सीटें जो हैं वो हम आपको देंगे। लेकिन अब जो कुछ भी होना था वो हो गया है। वसुंधरा राजे को पीछे धकेल दिया गया है। वसुंधरा राजे की क्या अब राजनीति, उनका जो दबदबा था वो वैसा ही रहेगा, वैसे ही वो जो अभी तक राजस्थान में वो करती आई हैं, जिस तरीके से राजनीति उनकी चल रही थी, क्या वही रहेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मोहन यादव का युग जो है वो शुरू हो चुका है और इसके साथ ही शिवराज का राज जो है वो खत्म हो चुका है। अब ऐसे में क्या वसुंधरा राजे का भी दबदबा जो है राजस्थान से वो खत्म होने वाला है? महारानी से अब वो आम महिला बनने वाली हैं, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं 3 दशक से उनका राजनीति में दबदबा रहा है। बीजेपी मतलब वसुंधरा, लेकिन अब जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए हैं और वो अब पूरा राजकाज जो है वो संभालेंगे, तो वसुंधरा राजे क्या करेंगी, उनका अगला कदम क्या होगा? और अगर आप देखें तो इसके संकेत भी वसुंधरा राजे की तरफ से दे दिए गए हैं। भले ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बयान दे रहे हों, तमाम तरह की उनकी तस्वीरें आ रही हों, हार नहीं मानूंगा जैसी स्थिति वहां पर बनी हो, और यहां पर वसुंधरा राजे ने अभी तक कुछ बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन संकेत उनके तरफ से भी दिए जाने लगे हैं। शपथ ग्रहण समारोह आप सभी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री और दिग्गज नेता जो हैं वहां पर पहुंचे, लेकिन इससे पहले एक ट्वीट जो है वो वसुंधरा राजे की तरफ से किया गया था, जहां पर वो कुछ बोने की बातें कर रही थी और ये बता रही थी कि प्रेम हो या सम्मान, जितना आप समाज में जो बोओगे वही आपको उलटकर मिलेगा। बीजेपी हाईकमान को ये सीधी चुनौती है और यही चुनौती मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। आप देखें, सम्मान और स्नेह समाज में जितना बोओगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, ये कहना है वसुंधरा राजे का। ये एक ट्वीट उनका आया है शपथ ग्रहण समारोह से पहले, और इसके पहले की तो तस्वीरें हम आपको दिखाते ही आए हैं कि किस तरीके से उनको पर्ची पकड़ाई गई और राजस्थान में जो कुछ भी 5 सालों में चला उस सब से आप अवगत हैं। 5 सालों में बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा राजे को पीछे धकेला। वसुंधरा राजे के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका नाम नहीं लेना चाहते थे। यहाँ तक कि जब भी चुनाव प्रचार में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा था और उनके समर्थकों के भी जो टिकट हैं वो काट दिए गए। अगर आप देखें तो पहली चुनाव में जब लिस्ट आई तो उसमें वसुंधरा राजे का नाम ही नहीं था, जिसके बाद बड़ी बगावत जो है उसके आसार दिखाई देने लगे और बीजेपी हाईकमान जो है उसके पसीने जो हैं वो निकलने लगे कि अगर इसी तरीके से जो लिस्ट पहली आई है, अगर इसी तरीके से दूसरी लिस्ट भी आई तो फिर यहाँ पर बड़ी बगावत हो सकती है और चुनाव से पहले ही मामला जो है वो बिगड़ सकता है, खेल बिगड़ सकता है। और इसीलिए उन्होंने फिर दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम जो है
वो दिया और उसके बाद जाकर थोड़ा मामला जो है वो संभला। लेकिन अब जब वसुंधरा राजे इस बात की लगातार मांग कर रही थी कि मुख्यमंत्री पद दीजिए और लोकसभा सीटें चुनाकर आपको जीत कर देंगे, अब ऐसे में वसुंधरा राजे क्या पीछे हट जाएंगी? क्या वसुंधरा राजे हार मान लेंगी? क्या वसुंधरा राजे का राजनीतिक करियर जो खत्म होते हुए चर्चाएं शुरू हो गई कि खत्म हो रहा है, क्या वो अपने राजनीतिक करियर का गला घोट देंगी? ये तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में किस तरीके से बड़ी बगावत होने वाली है और बड़ा खेल जो है वो होने वाला है। शिवराज सिंह चौहान तो लगातार उस खेल के संकेत दे रहे हैं, बीजेपी हाईकमान को बड़े बड़े संदेश दे रहे हैं और वसुंधरा राजे की तरफ से भी एक संकेत जो है वो दे दिया गया है। इस वक्त इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी और दीपक पाचपोर जी और दोनों से इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। और इस पूरी राजनीति को आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप मध्य प्रदेश की भी देख रहे हैं, राजस्थान की भी देख रहे हैं। अमलेंदु जी और दीपक जी, क्या कुछ आपको लग रहा है कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है दोनों राज्यों में और आज राजस्थान में भी हुआ है, ये जो समाप्त हुआ है, इसके साथ ही बीजेपी की जो आस थी कि दोनों राज्यों में मिलाकर 54 सीटें हम लेकर आ जाएंगे और दोनों राज्यों में लोकसभा के लिए एक बढ़त जो है वो कहीं ना कहीं बनाने के जो वो सपने देख रही थी, क्या उसका सपना भी टूटता हुआ देखा जाए? जी अमलेंदु जी, क्या कहेंगे इस पर आप? लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसने अपने लिए बहुत ज़्यादा संकट पैदा कर लिए हैं और दोनों राज्यों में उसने जो रणनीति अपनी अपनाई है वो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने वाली नहीं है, बल्कि नुकसान पहुंचाने वाली ही है। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की कद्दावर नेता हैं, लंबे समय तक वहां चेहरा रही हैं भारतीय जनता पार्टी का। इस चुनाव में भी जो भी घोषित चेहरे समझे जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, या घोषित चेहरे थे, वो चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे वो बाबा बालकनाथ हो, चाहे वो नरपत सिंह राजवी हो, कोई भी हो, मतलब जो भी समझे जा रहे थे कि ये मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, उनमें से कोई भी अपनी सीट छोड़ के बाहर निकल ही नहीं पाया और अकेली वसुंधरा राजे सिंधिया थी जो 50 से ज़्यादा सीटों पर गईं। यानी जो भी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे समझे जा सकते थे, उनमें सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया थी जो पूरे चुनाव में एक तरीके से दिखाई पड़ी और उन्हीं के समर्थक जो थे वो सबसे ज़्यादा जीत करके भी आए। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो पर्ची निकालने का खेल शुरू किया है और ये पर्ची जो निकली है, मुझे लगता है कि कहीं जो क्या है कहलाते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा जो हैं, अब कहीं वही प्रधानमंत्री ना बन जाए, क्योंकि पर्चियाँ तो वही निकालते हैं। तो वो हो सकता है पर्ची निकालने का काम जो है वो केंद्र में भी आ जाए, तो मोदी जी की छुट्टी हो जाए, बाबा बागेश्वर धाम आकर के पर्चियाँ निकालना शुरू कर दें। तो ये पर्चियों में जो खेल शुरू हुआ है राजनीति में, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत घातक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी घातक है ही, क्योंकि तमाम कार्यकर्ताओं का हक मार करके जो है वो जेबी लोग निकाल करके लाए जा रहे हैं, वो सब आकर के बैठाए जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं में जो उसके अंदर भी एक ज़्यादा रोष पैदा करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी जो रिफ्लेक्शन होगा इस विद्रोह का, जो अंदर अंदर बगावत सुलग रही है, जो आग जो मध्य प्रदेश से शुरू हुई और राजस्थान तक जो पहुँच रही है, इसका रिफ्लेक्शन लोकसभा के चुनाव में ज़बरदस्त तरीके से होगा। वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो ट्वीट किया है उसके बहुत माने हैं, वो सिर्फ एक फोटो भर नहीं है, बल्कि वो वसुंधरा राजे सिंधिया बताना चाह रही हैं कि आपने जितना सम्मान जो कहा कि उन्हें आप देंगे उतना ही बोएंगे, जितना बोएंगे उतना काटेंगे, इस तरह की बात जो है, यानी कि आप जितना अपमान करेंगे उससे ज़्यादा अपमान आपका होगा, इसका संदेश ये भी है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक तरीके से संदेश दे दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व ने, खासतौर से मोदी शाह की जोड़ी ने जिस तरीके से अपमान किया है वसुंधरा राजे सिंधिया का, उसका उत्तर जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में हर हाल में जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं फिर कहूँगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया भी कोई इस तरीके का कदम उठाने नहीं जा रही हैं कि कोई अलग पार्टी बनाने जा रही हो या अलग कोई विद्रोह करके जो है वो कांग्रेस के साथ सरकार बनाने जा रही हो, इस तरीके का कुछ करने नहीं जा रही हैं। लेकिन जो अंदरूनी जो काम है, मतलब देखिए, अगर वो घर ही बैठ जाती हैं लोकसभा चुनाव में, छोड़ दीजिए आप विद्रोह की बात या वो खिलाफ काम करेंगी या क्या करेंगे, अगर वो घर ही बैठ जाती हैं, उनके समर्थक घर बैठ जाते हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त नुकसान राजस्थान में होगा। यही स्थिति मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ में, अगर वो सिर्फ घर ही बैठ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश में नुकसान होगा। इन दोनों राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के पास 54 में से 53 सीटें थीं,
जो जीत करके आए थे 2019 के चुनाव में, मुझे लगता है कि इनमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से नुकसान होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसकी भरपाई कहाँ से करती है, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो परिस्थितियाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश में बन रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अच्छे जो है वो संकेत देने वाली नहीं आंचल जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे तो खबरें ये चल रही हैं कि 129 विधायक जो हैं वो वसुंधरा राजे के संपर्क में हैं। बीजेपी की अगर देखें तो 70-75 विधायक जो हैं उनके संपर्क में लगातार बने हुए थे और नतीजे आने के बाद लगातार उनके आवास पर बैठकें भी हो रही थी विधायकों की, और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ बड़ा खेल जो है वो हो सकता है। लेकिन वसुंधरा राजे ने कोई बड़ा कदम उठाया नहीं। हाँ, संकेत उनके तरफ से आया है, और अगर 129 विधायक उनके संपर्क में हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात होती है। एक ऐसा नेता जो अगर आप देखेंगे सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि जो बीजेपी से बगावत करके गए और 6 विधायक जो जीत के आए हैं उसमें से 4 जो हैं वो कट्टर समर्थक माने जा रहे हैं वसुंधरा राजे के, वो भी वसुंधरा राजे के समर्थन में है। कुछ कांग्रेस के भी विधायक उनके संपर्क में हैं। अब आप देखें तो 129 जो विधायक हैं 200 में से अगर किसी एक नेता के पास है, उनके संपर्क में है, तो अपने आप में वो कितना उनका दबदबा है और किस तरीके की वो नेता हैं और किस तरीके का उनका काम रहा है और क्या कुछ उन्होंने राजस्थान के लिए किया है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि अगर वो घर ही बैठ जाती हैं, अगर वसुंधरा राजे ने अपने आप को पीछे कर लिया तो दरी बिछाने बीजेपी हाईकमान तो जाएगा नहीं, उनके कार्यकर्ता तो आएंगे नहीं, फिर कैसे होंगे इनके जो बड़े बड़े रोड शो और बड़ी बड़ी रैलियां जो है ज़मीन पर काम कौन करेगा और जनता तक कौन जाएगा, कौन बीजेपी की नीतियां या जो भी इनके जो मुद्दे हैं, जो हिंदुत्व का कार्ड या उन चीज़ों को लेकर जनता तक कौन जाएगा। सवाल यहाँ पर यही है कि अगर जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने अपने समर्थक, अगर वो बैठ गए तो समर्थक बैठ गए, और कहीं ना कहीं समर्थक यही चाहते थे कि वसुंधरा राजे जो हैं वो मुख्यमंत्री बने। अब वो नहीं बनी है तो हताश है, निराश है, परेशान है। आप देखें तो उनके चेहरे जो हैं वो लटकते हुए नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे खुद नाराज दिखाई दे रही हैं, उनके चेहरे से दिख रहा है, भले बहुत खुश रहने की वो कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें कि हाँ सब कुछ ठीक है। जिस तरीके से पर्ची निकालते हुए भी आपने तस्वीरें देखी थी कि राजनाथ सिंह मुस्कुराते हैं कि हाँ वो भी मुस्कुरा देंगी, लेकिन वो मुस्कुराहट वसुंधरा राजे के चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही थी। अब क्या आने वाले दिनों में इनके जो समर्थक हैं, भले ही वसुंधरा राजे बगावत ना करें, उनके समर्थक क्या बगावत करेंगे? क्या वो पाला बदलेंगे या फिर वो कुछ बड़ा खेल जो है वो करेंगे? और वसुंधरा राजे तो खेल कर ही रही हैं, खुद वो ना करें लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो तो दिखाई दे रहे हैं, और जो इनके तरफ से ट्वीट किया गया, संकेत दिया गया, ये तो आ ही रहा है। लेकिन समर्थक क्या कुछ बड़ा कदम उठाएंगे? दीपक जी, आप क्या सोचते हैं, क्या समर्थक आने वाले दिनों में कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं राजस्थान में? देखिए, जो वसुंधरा राजे या कोई भी इस तरीके का असंतुष्ट नेता होता है तो उसकी ताकत क्या होती है? उसकी ताकत जो होती है वो उसके पीछे खड़े समर्थक ही होते हैं। अगर वो समर्थक कहीं भी चले गए, मान लीजिए कि वो चले गए कांग्रेस में, मान लीजिए वो चले गए किसी और खेमे में, हो सकता है कि वो अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की बजाय वो चले जाए जो नए मुख्यमंत्री बन रहे भजनलाल शर्मा के खेमे में, तब तो वसुंधरा राजे की जो ताकत है वो तो ताकत खत्म हो गई। कि किसी भी बड़े नेता की सबसे बड़ी खासियत तो यही होती है कि उसके जो समर्थक होते हैं वो उसके साथ रहते हैं। जिस नेता के बारे में बिल्कुल पूरी तरीके से विश्वास हो कि हाँ इसके पास जो है 25-50 विधायक है, 2-4 लाख 5 लाख 25-50 लाख लोगों की ताकत है, तो उसकी सारी ताकत का राज जो है वो तो समर्थकों में ही छुपा है। जिसके समर्थक नहीं होंगे तो भला वो नेता क्या हुआ? तो वसुंधरा राजे न तो खुद तत्काल कोई पाला बदलेंगी और न ही वो अपने समर्थकों को बदलने देंगी, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं वो चाहे जितने भी निराश हो जाएं, वो कोई भी कदम तभी उठाएंगे जब उनकी नेता उठाएगी, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया उठाएंगी। वो इंतजार जरूर करेंगे और ये लगभग सभी के साथ ऐसा होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तत्काल कोई समर्थक, देखिए समर्थक जो है स्वतंत्र रूप से कोई इकाई नहीं होते। समर्थक जो होते हैं ठीक है, कुछ हो सकता है, थोड़े बहुत कहीं पे मंडल के अध्यक्ष हो सकते हैं या छोटे मोटे लोग हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो अगर उन्होंने इस तरीके से अपने नेता का साथ छोड़ दिया तो वो एक सामान्य मतदाता से कुछ ज्यादा नहीं रह जाएंगे। फिर वो किधर जाएंगे? उनकी पहचान भी अपने नेताओं के कारण होती है, तो वो नेता के पीछे जोर लगा के रखेंगे। और देखिए ये एक दो बात और समझने की ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो होता है वो 2 नंबर का कोई नहीं होता, जहां जो भी है नंबर 1 ही होता है। अगर आप भजनलाल शर्मा आज अगर वो बन गए हैं वहां के मुख्यमंत्री, तो वहां पे दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे आप चाहे उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, चाहे कैबिनेट मंत्री बना दीजिए, जो भी, ये भारतीय जनता पार्टी की सीधे सीधे कहा जाए कि एक प्रणाली ही है, शासन प्रणाली कह लीजिए, संगठन की प्रणाली कह लीजिए।
मोदी के बाद भी आप देखिए केंद्र में तो एक ले देकर एक अमित शाह जी हैं और कौन है, उसके बाद नड्डा जी जो है संगठन का काम जो है वो एक तरह से कामकाजी व्यक्ति हैं, वो अलग काम करते रहते हैं। अगर आप हालांकि हम चर्चा तो केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश पे कर रहे हैं, लेकिन हमको इसको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी देखना होगा, क्योंकि वहां भी एक ऐसा ही उदाहरण है। देखिए फर्क क्या है, शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया। शिवराज सिंह तो सत्ता में थे, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें सक्रिय रहना था, वो सक्रिय भी रहे, यहां तक कि वो जान गए थे कि अब हमें मुख्यमंत्री का पद इस बार नहीं मिलना है, तो भी वो सक्रिय रहे। वसुंधरा राजे कुछ समय तक वो उतनी सक्रिय नहीं थी, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत सकती है, उनके पास भी फीडबैक निश्चित रूप से आता रहता होगा कि उन्हें इस तरीके का आभास भी हुआ होगा कि अगर यहाँ पे जीत सकती है और अगर मैं निष्क्रिय रही तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा और मेरा दावा भी मजबूत नहीं होगा। और इस बीच ऐसा भी होता गया, जैसे जैसे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो बेहतर होते गए, लगने लगा कि वहां पे सरकार बन सकती है, तो वहां पे जो दूसरे भी नेता हैं इन्हीं की तरह, चाहे दिया कुमार हो, उसके बाद किरोड़ीमल मीणा हो, और 3-4 लोग जो और नाम है वहां पे, वो सब धीरे धीरे भी सक्रिय हुए। इसलिए वसुंधरा राजे के लिए बहुत आवश्यक था कि वो भी सक्रिय हो जाए। इसलिए देखिए इनका जो वजूद है, इनका वजूद तब तक है कि जब तक कि किसी और पार्टी में नहीं जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत आवश्यक होता है कि आपको नंबर 1 बने रहना है, तो आपको वाकई नंबर 1 की पोजीशन चाहिए। आपको चाहिए तो आप अध्यक्ष बनेंगे तो ठीक है। आप यही देख लीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी में अचानक किसी को पूछा जाए भैया 2 उपाध्यक्षों के नाम बताइए, नड्डा के नाम के बाद किसी का नाम नहीं मालूम रहेगा। एक समय जरूर था पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के कि जब बाकी नेताओं का भी कोई वजूद हुआ करता था या बाकी जो मंत्री हुआ करते थे, अरुण जेटली का नाम लोगों को मालूम रहता था, सुषमा स्वराज का नाम मालूम रहता था, रविशंकर प्रसाद हो गए, उसके बाद नितिन गडकरी। आज कहाँ है ये? 1-2 लोग जो एक्सपायर हो गए उनकी बात दूसरी है, जिनका निधन हो गया। आज अभी आप देखिए मंत्रियों में प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के बाद लगभग कोई नहीं है। गडकरी जैसा व्यक्ति जिसने इतने काम किए होंगे, जिसका जैसा उनका दावा है, वो कहाँ है? वो नजर नहीं आते। राजनाथ सिंह भी जो है वो ऐसे ही कामों के लिए आते हैं, जिस तरीके से उन्होंने आके यहाँ पे ऑब्जर्वर के रूप में काम कर लिया। अब राजनाथ सिंह जैसा जो व्यक्ति है, जिस पद का व्यक्ति है, उसके लिए क्या ये ऑब्जर्वर वगैरह की पोस्ट क्या होती है? कुछ नहीं होती। तो वहां पे नंबर 1 ही रहेगा। अगर मैं छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा संदर्भ आपको स्पर्श करना चाहता था, अब जैसे डॉक्टर रमन सिंह है, डॉक्टर रमन सिंह इसलिए वहां पे विधानसभा अध्यक्ष बन गए क्योंकि वो पिछला चुनाव हारने के बाद वो बहुत सक्रिय ही नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे वसुंधरा राजे लगातार सक्रिय थी, लगातार बनी हुई थी, उनकी ताकत को सब लोग एहसास कर रहे थे। रमन सिंह के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि उन्हें जो भी पोस्ट मिली उसे वो सिर झुका के उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि 4.5 साल तक उन्होंने कोई ऐसा सक्रियता अपनी दिखाई नहीं थी। लेकिन वसुंधरा राजे, अगर ये जो हम जो विजुअल देख रहे हैं, वसुंधरा राजे को अगर जो शौक लगा कि उस चिट्ठी में उनका नाम नहीं था, तो उसका बड़ा वाजिब कारण है, क्योंकि वो सर्वाधिक सक्रिय रही। भजन लाल का नाम आपने और हमने तो पहली बार सुना, इसके पहले तो हमें पता ही था कि इस तरीके का भी कोई विधायक होगा, लोगों को भी नहीं मालूम होगा, शायद भारतीय वहां पे राजस्थान के लोगों को भी कभी उम्मीद नहीं रही होगी कि भजन लाल भी वहां पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह, इनके लिए बड़ा आवश्यक है कि पार्टी में भी बने रहे, लेकिन अपना अलग से वजूद बना के रखें। और अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की समस्या केवल यही 2 लोग नहीं है, मतलब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह अकेले नहीं है, वहां तोमर भी है, कुलस्ते भी है, वहां पे विजय वर्गीय भी है और कई नेता हैं जो थोड़े थोड़े सीटों पर तो निश्चित रूप से उनका नियंत्रण होता है। उधर आप राजस्थान चले जाइए तो राजस्थान में अकेले वसुंधरा राजे नहीं है, वसुंधरा राजे के साथ जो है वो और दूसरे छोटे छोटे गुट बन गए हैं जिनको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला है। अब होगा ये कि एक जो सिद्धांत माना जाता है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र, तो भजन लाल के खिलाफ ये जितने छोटे छोटे 3-4 जो गुट हैं वो आपस में समस्या पैदा करेंगे, मिलके आपस में इनके लिए समस्या पैदा करेंगे नई सरकार के लिए। इधर मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह है वो भी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अपना वजूद बनाए रखने के लिए उन्हें बहुत आवश्यक है कि वो कुछ न कुछ जरूर करते रहें। तो इस तरीके के जो हम ट्वीट्स देख रहे हैं, चाहे वसुंधरा राजे का हो चाहे इनका हो, शिवराज सिंह का, ये ट्वीट्स भी आते रहेंगे और इनके भी छोटे छोटे गुट के साथ जो है वो मिलकर ही तकलीफ दे सकते हैं। रमन सिंह का देखिए, रमन सिंह शांत है क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत अलग से नहीं बनाई। उनके पास कहिए तो 5 विधायक भी हैं क्या, मुझे डाउट है, नहीं होंगे शायद, लेकिन इनके पास है। तो यही इनका तरीका रहेगा। आने वाले समय में आप और हम बगावत का इंतजार करते रहेंगे, समर्थक भी बगावत का इंतजार करते रहेंगे, लेकिन बगावत नहीं होगी। ज्यादा समझदारी वो लोग जानते हैं कि इसी में है कि पार्टी के अंदर भी रहा जाए, अपने लोगों को जोड़ के रखा जाए और इनके लिए समस्या पैदा की जाए,
तो इसलिए नई सरकार के लिए कामकाज थोड़ा कठिन होगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वो समस्या नहीं आएगी, छत्तीसगढ़ में क्योंकि कोई भी विरोध अंदरूनी नहीं है। आंचल, सही आपने कहा, लेकिन ये मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है, यहाँ पर चाहे मोहन यादव हो या फिर भजनलाल शर्मा हो, इनके लिए रास्ता जो है वो आसान होने वाला नहीं है। जैसे कि आपने बोला कि छोटे छोटे जो गुट हैं वो बन गए हैं। अब अगर आप देखें तो मुझे एक वाकया याद आता है, चुनाव से पहले ही जब वसुंधरा राजे को लेकर ही बात करेंगे, जब मंच पर वो रहती हैं और उसके बाद उनसे क्या होता है, घोषणा पत्र जो है वो छीन लिया जाता है उनके हाथ से, और बगल में जो दिग्गज बीजेपी के बाकी नेता प्रतिद्वंदी भी माने जाते हैं उनके, वो वहाँ से उनका जो घोषणा पत्र है वो लेते हैं। उसके बाद उनको फिर से दूसरा घोषणा पत्र लाकर दिया जाता है, जेपी नड्डा भी मौजूद रहते हैं। लेकिन उसके बाद वसुंधरा राजे वो घोषणा पत्र उठाती नहीं है। बाकी नेता तो उठाते हैं, वो हाथ में पकड़ तो ज़रूर लेती हैं लेकिन उसे नीचे कर देती हैं। अब वो जो वाकया हुआ था, वो जो पूरा मामला था, अगर आप इस वक्त देखेंगे तो वसुंधरा राजे से सत्ता जो है वो छीन ली गई है। सीएम पद तो उन्हें दिया नहीं गया है, भले ही वो पार्टी में हैं, उन्होंने वो घोषणा पत्र पकड़ तो लिया था लेकिन वो उन्होंने उठाया नहीं था। पार्टी में तो हैं लेकिन अब वो काम नहीं करेंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कुछ उस वक्त हुआ था उसको अगर आज देखेंगे, स्थिति जो परिस्थिति बनी हुई है उससे बिल्कुल ये नज़ारा जो है वो मैच हो रहा है। वसुंधरा राजे शपथ ग्रहण समारोह में जाती तो हैं, अब देखें ये तस्वीर भी आ गई है, कैसे वो गुस्से में देखती हैं उनको और बीजेपी नेता को, और किस तरीके से उसके बाद वो घोषणा पत्र जो है वो जी गजेंद्र शेखावत को वो देखती हैं गुस्से में, और उसके बाद वो पोस्टर जो है वो नीचे कर देती हैं। दूसरी बार पकड़ती तो है लेकिन जेपी नड्डा ने नीचे से खींचा और उसके बाद उसे गजेंद्र सिंह शेखावत को दे दिया गया। वसुंधरा उधर भी देखती हैं उधर भी देखती हैं, दोनों तरफ से उनको पोस्टर नहीं मिलता। फिर पीछे से एक पोस्टर जो है वो आता है, वो उनको दिया जाता है। गुस्से में वो गजेंद्र सिंह शेखावत को देखती हैं और उसके बाद पोस्टर पकड़ती हैं और फिर पोस्टर को वो नीचे छोड़ देती हैं। बाकी नेता उठाए हुए हैं लेकिन वो उस पोस्टर को नहीं उठाती। ठीक उसी तरीके से अभी की जो राजनीति है वो दिख रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़े खेल की जो है वो तैयारी हो रही है। क्योंकि खेल तो होगा, लोकसभा चुनाव में होगा, चुनाव से पहले होगा, लेकिन खेल जो है वो जरूर होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश पर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान, बड़ा बयान उनका आया कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, भले ही मर जाऊंगा लेकिन काम मांगने दिल्ली नहीं जाऊंगा। जिसके बाद उनके तरफ से लगातार जो तस्वीरें हैं वो ट्वीट की जा रही हैं, हार नहीं मानूंगा। स्थिति जो है मध्य प्रदेश में बनी हुई है। शिवराज सिंह चौहान अगर आप देखें, अपने जो उनके समर्थक हैं उनसे मिल रहे हैं, बहनों से मिल रहे हैं। जैसे शपथ ग्रहण समारोह में वो पहुंचे हुए थे, मंच पर वो बैठे थे और मोदी भी बैठे थे, बड़े बड़े नेता थे, लेकिन वहां पर नारे उनके लिए लग रहे थे, मामा शिवराज के लिए लग रहे थे। उसके बाद वो जब निकलते हैं उनके समर्थकों की भीड़ वहां पर उमड़ती है। ये पूरा नज़ारा हमने आपको कई बार दिखाया, बताया, लगातार ये खबरें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थिति से आप अवगत हैं और जो पूरी राजनीति जो चल रही है उससे आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर भी एक बड़े खेल की तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं चल रही है। और शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने ट्वीट के जरिए, अपने बयानों के जरिए हाईकमान को संदेश दे रहे हैं दिल्ली नहीं जाने की बात। और इसके साथ ही उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो खेती करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें में मैं बोलूंगी कि हमारी जो टीम है वो दिखाए कि किस तरीके से वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं। भजन का भी उनका एक वीडियो सामने आया था और अब ये खेती किसानी करते हुए उनका एक वीडियो सामने आया है जहां पर वो चना बो रहे हैं। बोने की बात वसुंधरा राजे भी कर रही हैं कि जो बोओगे वही मिलेगा, वही आपको वापस मिलेगा और उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान भी चना बो रहे हैं। अब दोनों बो रहे हैं, अब काटेगा लोकसभा चुनाव में हाईकमान काटेगा और क्या काटता है वो तो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से उनका ये ट्वीट आया और मध्य प्रदेश की धरती से जुड़ा हुआ जो उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि अपने मध्य प्रदेश की माटी जो है वो सोना उगलती है, और एक तरीके से उन्होंने दिखा दिया कि मैं इससे दूर नहीं जाऊंगा, मध्य प्रदेश से दूर नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा और यहीं जो हमारा परिवार है उसी के साथ रहूंगा, जो उनके समर्थक हैं। उसके बाद उनका एक दूसरा ट्वीट आता है कि मेरा परिवार, ये जो ट्वीट किया जा रहा है, मेरा परिवार, मेरी माटी, मेरा मध्य प्रदेश, अपनी सरकार, ये लगातार जो उनके बयान हैं, इससे आप देखें कि एक बड़े नेता हैं, भले ही खुलकर उस चीज़ों को वो नहीं रख रहे हैं कि नहीं हम अलग हो रहे हैं, हमारे समर्थक जो हैं हम उनको लेकर जा रहे हैं, बड़ी बगावत कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे संकेत जो हैं बड़े खेल की तरफ संकेत दे रहे हैं।
ये और फिर बायो में भाई और मामा लिख लेना, ये सारी चीजें मध्य प्रदेश की राजनीति को एक अलग ही दिशा में ले जा रही हैं। मोहन यादव के रास्ते जो हैं वो आसान होने वाले नहीं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बुलडोजर की जो राजनीति है वो भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। मामा को खबरों से हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई भी हो गई है और खुले में मांस नहीं बिकेगा, इस तरह के आदेश जो हैं वो भी आने लगे हैं। मुख्यमंत्री जो हैं वो अपने आप को एक्शन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भले योगी आदित्यनाथ को कॉपी कर रहे हैं या फिर वो शिवराज से अपने आप को बेहतर साबित करने में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके तरफ से भी एक्शन की जो है वो चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश में शिवराज का जो जलवा है, जो मीडिया में खबरें छाई हुई हैं, वो दबाई नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि लगातार शिवराज एक के बाद एक संकेत जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। अमलेंदु जी, क्या देख रहे हैं आप? एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, शिवराज की खबरों को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके जो ट्वीट है, वो बयान है, वो मीडिया में छाए हुए हैं। और ये जो उनका ट्वीट आया, मेरी माटी मेरा परिवार मध्य प्रदेश की माटी, इससे क्या आशय हम लगाए? इससे आशय ये लगाइए, दो चीज़ आप ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे, तो इस बार उन्होंने मेरे परिवारजनों बार बार शब्द का इस्तेमाल किया। तो प्रधानमंत्री ने जो मेरे परिवारजनों कहा, शिवराज सिंह चौहान वही मध्य प्रदेश की जनता के लिए बार बार जो है वो मेरा परिवार, भाई और मामा जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये सीधे सीधे संकेत दे रहे हैं कि मेरा परिवार मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से अब जवाब आपको मिलने वाला है। दूसरा ये आप देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान इस समय चना बो रहे हैं, ये इस समय फसल बुआई का समय है। मज़े की बात यह है कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तो वो फसल काटने का समय भी होगा। बिल्कुल। तो जिस समय फसल काटने का समय होगा, अब देखना ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने बोया क्या है। ये सामने तो दिख रहा है कि उन्होंने चना बोया है, लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह में कांटे बो दिए हैं? ये देखना होगा कि वो जो कांटे बोए हैं शिवराज सिंह चौहान ने, या शिवराज सिंह चौहान की राह में जो प्रधानमंत्री ने कांटे बोए थे, वो कांटे जो है शिवराज सिंह चौहान ने निकाल लिए हैं और उन कांटों को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह में बिछाने जा रहे हैं। ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। मैं फिर कहूँगा कि दोनों लोग जो है, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई इस तरीके की गलती करने जा रहे हैं कि वो कोई नई पार्टी बनाएं या अलग से कोई काम करें। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को एक सीधी सीधी चुनौती निश्चित तौर पर पेश करने के लिए जा रहे हैं कि इस माटी से जुड़े हुए लोग हम हैं और आपने इस माटी का अपमान किया है। दोनों एक तरीके से ये संदेश दे रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया भी जिस तरीके से अपना ट्वीट कर रही हैं, वो दिखा रही हैं कि वो वहाँ की महिलाओं के साथ खड़ी हुई हैं, स्थानीय वेशभूषा में वहाँ की महिलाएं हैं, यानी वो सीधे सीधे मिट्टी से जुड़ने की बात जो है वसुंधरा राजे सिंधिया भी कर रही हैं और कह रही हैं कि जो बोओगे आप सम्मान जितना बोओगे उससे ज़्यादा पाओगे। शिवराज सिंह चौहान भी मिट्टी से जुड़ने का संकेत दे रहे हैं कि मिट्टी जो है वो से मैं जुड़ा हुआ हूँ और वो अपनी मिट्टी की बात कर रहे हैं। इसमें आप एक बात और ध्यान रखिए आंचल जी, जब चुनाव का आखिरी समय था और अशोक गहलोत ने वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो अशोक गहलोत ने एक पासा फेंका था और कहा था कि साहब वो मैं मतलब गुजराती मारवाड़ी का उन्होंने था वो एक वो फेंका था। हाँ। मुझे लगता है कि ये चीज़ जो अशोक गहलोत फेंक के गए थे, तो वो कांटे तो अशोक गहलोत मोदी जी की राह में बिछा ही गए हैं, मतलब उस तरीके से बात करके। अब वो जो है मैं गुजराती और मैं मारवाड़ी की जो चीज़ वो राजस्थान से शुरू हुई, मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है लोकसभा चुनाव में भी आएगी कि किस तरीके से गुजराती कंपनी जो है उसने पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है और किस तरीके से जो राज्यों के नेतृत्व हैं, राज्यों की जो लीडरशिप है जिसने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, उसको जो है वो मिट्टी में मिलाने का काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी मिलकर के कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये संदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाना शुरू हो चुका है और इसके जो परिणाम हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे नहीं होंगे। दूसरी बात एक ये है कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई, ये उप मुख्यमंत्री किस संविधान के अंतर्गत शपथ दिलाई गई? भाई कैबिनेट चुनी जाती है, संविधान के अंदर उप मुख्यमंत्री का कोई भी पद नहीं है। कैबिनेट मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको शामिल करता है, उसमें से किसी को भी फिर उप मुख्यमंत्री भी कहा जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। लेकिन उप मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री के साथ में शपथ लेगा, ये संविधान में कहीं भी नहीं है। और अगर ऐसा ही है तो क्या मोदी जी जो है वो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया को अब देश में उप प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं? अगर ऐसा करने जा रहे हैं तभी जो है वो जो उनकी राह में उन्होंने कांटे बिछने वाले हैं उन कांटों से पार पा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाए कि स्वयं अपने लिए जो है उन दोनों ने वो काफ़ी कुछ कांटे अपने रास्ते में खुद बोली हैं। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कोई विपक्ष जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कोई राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जो भी जिम्मेदारी होगी वो स्वयं
मोदी जी की और अमित शाह जी की ही होगी, दो ही लोगों की होगी, किसी और की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नहीं होगी। आंचल जी बिल्कुल। और जो आपने कहा कि क्या दोनों को, शिवराज सिंह चौहान को और वसुंधरा राजे को उप प्रधानमंत्री मोदी बनाने जा रहे हैं 2024 में, अगर वो जीत कर आते हैं, ये जो आपने यहाँ पर बातें रखी हैं और लगातार इसकी चर्चाएं भी हो रही हैं, क्योंकि जेपी नड्डा से भी जब सवाल पूछा गया कि भाई जो बीजेपी हाईकमान डिसीजन ले रहा है कि बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे कर रहा है और उसके बाद किसी को भी उठाकर मुख्यमंत्री जो है वो बना दिया जा रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में बीजेपी के सामने मुश्किलें नहीं खड़े होंगी? अब जेपी नड्डा बोल रहे हैं कि ये सब वरिष्ठ जो हैं वो नेता हैं, तो इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो क्या मुख्यमंत्री से बड़ी और जिम्मेदारी क्या हो सकती है? क्या उनको, जैसा आपने बोला कि उप प्रधानमंत्री बनाएंगे मोदी, तो क्या दोनों को उप प्रधानमंत्री बनाने का सोच रखा है बीजेपी हाईकमान ने? दीपक जी, क्या लगता है आपको? मुझे इसकी कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश इसलिए नहीं लगती। आप ये सोचिए कि अगर जिस विषय पे हम यहाँ बैठकर चर्चा कर रहे हैं, अगर उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाने का कोई भी कार्यक्रम होता तो वो तो पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग हैं। क्या उन लोगों को, शिवराज को और वसुंधरा राजे को, क्या इसकी जो भनक नहीं मिल चुकी रहती? और अगर जिन्हें उप प्रधानमंत्री के पद मिलने वाले हैं 3-4 महीनों के बाद, वो क्या इस तरीके की हरकतें करते हैं कि वो हाईकमान की नजरों से गिर जाएं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके पास या तो कोई ऐसा प्रस्ताव होगा। देखिए क्या है कि हमारी जो मीडिया है या पॉलिटिक्स है, ये पूरी की पूरी बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो अफवाहों का भी उत्पादन करती हैं, और एक बहुत बड़ा हमारा जो सूचना तंत्र है वो इन अफवाहों के बल पे ही चलता है। इसमें मीडिया को भी फायदा रहता है और राजनीति को जो रहता है वो तो रहता ही रहता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप एक बहुत ही एक तार्किक और सामान्य कल्पना से इस सवाल को डील किया जाना चाहिए कि उन लोगों को तो कह दिया जाता है कि आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलनी है। उप प्रधानमंत्री अगर इन्हें बनाया जाता तो निश्चित रूप से शांत बैठे रहते और बिल्कुल वो कहते ठीक है 3-4 महीने हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात, वो केंद्रीय मंत्री का दूसरा हो जाता है केंद्रीय मंत्री का पद। तो केंद्रीय मंत्री का अगर उन्हें पद दिया जाता है तो केंद्रीय मंत्री का हश्र क्या होता है वो देख चुके हैं। हो सकता है कि अगले बार उन्हें केंद्रीय मंत्री, जैसे मान लीजिए जाए कि नरेंद्र तोमर जैसा बना दिया जाए, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसा बना दिया जाए, या केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी के रूप में विजय वर्गीय जैसे व्यक्ति को। फिर अब वो ये भी जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड ये भी है कि आपको वापस विधायक का चुनाव लड़ने के लिए फिर भेजा जा सकता है। तो कौन ये गलती करेगा कि पहले कुछ दिनों के लिए जाए, केंद्र में बैठे, वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए और उसके बाद फिर वापस आ जाए? तो ये गलती भी निश्चित रूप से नहीं करेंगे। तीसरी बात, गवर्नर के रूप में, तो वो जानते हैं कि गवर्नर वगैरह का जो पद है उसका भी हाल क्या हो चुका है मोदी राज में। आप उसकी जो है वो देख सकते हैं। मतलब जहां पर महाराष्ट्र में आप देखिए कि जो कोश्यारी साहब थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने और गिराने और शिवसेना को तोड़ने जैसे क्या क्या नहीं काम दिए गए। मणिपुर की जो उनकी जो राज्यपाल है वो खुद ही रो रही है कि यहाँ पर इतनी हालत खराब है। उनका क्या हाल है? राज्यपालों का हाल जो है वो भी कोई कम बुरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्रियों से। तो ऊंचे और उन्हें क्या मिलेगा? यही 3-4 चीजें। प्रधानमंत्री तो बनने से रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए अभी कम से कम जिसको भी बनना होगा उसको कम से कम, अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती है तो उन्हें कम से कम 20 साल का इंतजार करना पड़ेगा। अभी 2 लोग वहां पे पहले से क्यू में है, प्रतीक्षा कीजिए, आप अभी क्यू में है। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी तो 29 तक नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद अमित शाह साहब तैयार है, उसके बाद योगी जी तैयार है, और इस बीच हो सकता है कि 1-2 लोग और तैयार हो जाएं। तो 2047 तक का जो कार्यक्रम बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास का जो कार्यक्रम बनाया है, वो दरअसल प्रधानमंत्रियों का विकास कार्यक्रम है। वो कि अगले 25 साल 30 साल तक कितने प्रधानमंत्री आने हैं वो कार्यक्रम है। तो कोई भी इस झांसे में नहीं आएगा। उप प्रधानमंत्री हमारे देश में कितने लोग हुए हैं? आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए। पत्रकारों की बात छोड़ दीजिए, तो थोड़ा बहुत जो पढ़ते लिखते हैं या जिन्हें संसदीय इतिहास का पता है वो तो 2-4 लोगों के नाम बता सकते हैं कि ये उप प्रधानमंत्री रहे। लेकिन उप प्रधानमंत्री का दर्जा क्या होता है इसको भी हर कोई जानता है। और प्रधानमंत्री के और अमित शाह के बीच में कौन उप प्रधानमंत्री जाके बैठेगा? आप कल्पना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में केवल 2 ही लोग हैं, वहां है प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह हैं। जो उप प्रधानमंत्री बनेगा वो दोनों के बीच में रहेगा, तो 2 पाटन के बीच में पिस जाएगा वो व्यक्ति, कभी नहीं जा सकता। मुझे नहीं लगता कि ये सब जो प्रधानमंत्री वगैरह बनने जो बात है इसमें कोई दम नहीं है, और ये केवल एक तरह से मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए किया जा रहा है या उन्हें शांत करने के लिए।
लेकिन असली बात यह है कि अब ये दोनों व्यक्ति जो हैं इतना बड़ा झटका खा चुके हैं कि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले समय के किसी आश्वासन के लिए वो शांत रहेंगे। आंचल जी। जी जी, भले जेपी नड्डा ये कह रहे हो कि वो वरिष्ठ नेता हैं और उनके लिए हमने बड़ी जिम्मेदारी रख रखी है, लेकिन दोनों ही माटी से जुड़ने की बात कर रहे हैं, दोनों बोने की बात कर रहे हैं, और दोनों भी, चाहे वो वसुंधरा राजे हों या शिवराज सिंह चौहान, ना वो मध्य प्रदेश छोड़ना चाहते हैं और ना ही वो राजस्थान छोड़ना चाह रही हैं। इससे साफ तौर पर संकेत ये है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कितनी भी जो ये उनकी तरफ से बताया जा रहा था कि हम बड़ा पद देंगे, ये करेंगे, लेकिन हम लोग जो चाहते थे वो नहीं हुआ है ऐसा, और इसीलिए अब हम अपने परिवार के साथ रहेंगे और वहीं से अंदर ही रहकर, जैसा कि देखा भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो हमने आपसे वादे किए थे अब उसके विपरीत ही काम करेंगे, क्योंकि हमने जो आपसे मांगा वो आपने हमें नहीं दिया, तो हम आपको कैसे देंगे। आप जो बोओगे वही काटोगे, और जो मैंने बोया है और मुझे वो मिलेगा। तो प्यार और सम्मान जो है वो वसुंधरा राजे को मिल रहा है, और यहाँ मध्य प्रदेश में अगर देखें तो वहाँ पर भी तस्वीरें जो आ रही हैं वो वहाँ भी प्यार स्नेह जो है वो शिवराज सिंह चौहान को मिल रहा है। तो बीजेपी हाईकमान को साफ संदेश यही है कि जो बोओगे वो काटोगे, जो आपने दिया है वही आपको मिलेगा। हमने आपसे जो वादा किया था, हम जो आपसे दावा कर रहे थे कि अगर हमें मुख्यमंत्री का पद मिलता है तो हम आपको लोकसभा में इतनी सीटें देंगे। और शिवराज सिंह चौहान, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, छिंदवाड़ा भी बार बार जा रहे थे क्योंकि एक ही सीट थी जो बीजेपी के खाते में नहीं आई थी, और इस बार उसे भी लाने की कोशिश में शिवराज जुट गए थे, क्योंकि विधानसभा चुनाव से भी पहले किस तरीके से वो मेहनत कर रहे थे, तो लोकसभा चुनाव के लिए भी उसी तरीके से वो मेहनत करते। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो राजनीति से थोड़ी अलग है। अपने परिवार, जनता से मिलते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए, और पुराना एक वीडियो उनका भजन का भी वायरल हो रहा है। तो अब राजनीति से कहीं अलग और कहीं ना कहीं बीजेपी से भी अलग एक तरीके से पार्टी में रहते हुए, जैसे कि अमलेंदु जी ने भी कहा कि भले वो मतलब बड़ी बगावत जो है वो करते हुए नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर वो बैठ जाएं तो एक बैठते हुए और कहीं ना कहीं अपने जो उनका अपना परिवार है, अपने जो कामकाज है उसमें लगते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो लास्ट सवाल जो है मैं अमलेंदु जी से लेना चाहूँगी कि बड़ा खेल जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में किस तरीके से होने जा रहा है, और किस तरीके से दोनों के जो संकेत हैं वो बीजेपी हाईकमान तक पहुँच रहे हैं। देखिए, एक्चुअली दोनों के संकेत हाईकमान तक पहुंच रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री वाली बातें जो है वो असल में एक शोषा है एक तरीके से, और वो जो है किसी हाल में होने नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो अमित शाह जी फिर कहाँ जाएंगे। तो मतलब ये मतलब जो बातें कही जा रही थी कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा। अब केंद्रीय मंत्री क्या बड़ा होगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया बन जाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया बन जाएंगे। तो अब वसुंधरा सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बराबर की कद की तो होने नहीं जा रही हैं। तो या शिवराज सिंह चौहान जो नरेंद्र सिंह तोमर के कद के तो होने नहीं जा रहे हैं केंद्र में आकर के। तो ये बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये सब किया है, मुझे लगता है कि ये लोग अगर सिर्फ घर ही बैठ जाते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, बगावत की बात आप छोड़ ही दीजिए, बगावत भी होगी, निश्चित तौर पर होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने शिवराज सिंह चौहान को लेकर के नारे लगे, उधर राजस्थान में जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा को लेकर के जो नारेबाजी सब हो रही है, सब कुछ सामने हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से आ रही हैं, तो सिर्फ अकेले वसुंधरा सिंधिया या शिवराज सिंह चौहान का सवाल ही नहीं है। आपने जितने मुख्यमंत्री पद के दावेदार खड़े किए थे, एक तरीके से देखा जाए तो आपने उतने ही अपने लिए नुकसान जो है, उतने ही कांटे आपने जो है वो अपने लिए बो लिए हैं। क्योंकि आपने उनको, एक तो जो बड़े नेता थे जो केंद्र में मंत्री होते थे, आपने उठा करके उनको विधायक का चुनाव लड़वा दिया। अब वो जाकर के विधायक बन गए हैं। तो अब वो जब विधायक बने जा करके या चुनाव हार गए, तो यानी लोकसभा, जो चुनाव हार गए उनके लिए लोकसभा का रास्ता भी बंद हो गया। आप कह देंगे अब उनको लोकसभा का भी टिकट नहीं मिलेगा। अब फग्गन सिंह कुलस्ते अगर चुनाव हार गए तो कैसे आप उनको लोकसभा का चुनाव लड़ा देंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए जो है वो कांटे बोए हैं। और मैं फिर कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जो रणनीति थी कि अपने तमाम नेताओं को इस चुनाव में झोंक दो और उनको इस तरीके से कर दो, ये सब बूमरैंग कर रही है, और उसके परिणाम जो है धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। और मुझे लगता है कि इसकी फसल जो है वो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी काटेगी। और बाकी तो जनता के हाथ में है सब, हम लोग का सब एक विश्लेषण है, जनता को ही सब कुछ तय करना है। लेकिन ये लोग जो इनके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो एक समय में मोदी जी से ज़्यादा सीनियर रहे, चाहे वो वसुंधरा सिंधिया हो और चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति में और संसदीय का जो राजनीति का जो इतिहास है
मतलब उनका जो अनुभव है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा सीनियर हैं। तो ये लोग किस तरीके से अपने इस अपमान को बर्दाश्त करेंगे, और राजनीति की व्यक्ति करता है क्यों, सबसे बड़ी बात ये। देखिए, समाज सेवा की बातें की जाती है, समाज सेवा करने के लिए कोई राजनीति में नहीं आता है। समाज सेवा करना तो NGO बनाओ, और NGO भी क्या करते हैं सबको मालूम है। आदमी आता है अपने मान और सम्मान के लिए ही। तो अगर आपका मान और सम्मान ही राजनीति में नहीं बचा तो फिर आप राजनीति करेंगे किस लिए। तो या तो आप घर बैठिए, जा करके खेती कीजिए, और या फिर अपना मान सम्मान पाने के लिए जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी जो है इतना लंबा राजनीतिक कैरियर होने के बाद घर बैठने के लिए नहीं आया है, और कोई भी घर बैठ करके खेती नहीं करेगा। ये जो सब खेती कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते में कांटे ही वो रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। चलिए जी बिल्कुल। तो अमलेंदु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दीपक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जैसे कि हमने इस पर चर्चा की और आपको बताया कि दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में बोया जा रहा है, और ये फसल जो है चाहे चने की फसल हो या प्यार सम्मान की फसल हो, ये लोकसभा चुनाव के वक्त ही ये फसल कटेगी। अब फसल में किसको क्या मिलता है और वो तो उस वक्त देखना होगा, क्योंकि जैसे कि एक कहावत भी कही जाती है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। तो जो कुछ भी बोया जा रहा है बीजेपी हाईकमान की तरफ से वही बीजेपी हाईकमान को मिलेगा, और एक बड़े खेल की तैयारी जो है वो दोनों राज्यों में चल रही है। संकेत जो है एक एक करके दिए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मध्य प्रदेश में लगातार संकेत दिए जा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं। और शिवराज सिंह चौहान जो है वो हार मानने वालों में से नहीं है, वो हार मानेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोनों का राजनीतिक करियर जो है वो बेहतर ही रहा है। शिवराज सिंह चौहान भी उनसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़े राज्य को संभाल रहे हैं, एक पिछड़ा राज्य था और कहां से वो कहां लेकर आए, किस तरीके से वो काम करते आए हैं, जो योजनाएं उनके तरफ से लेकर आई गई वो भी अब जो भी जन समर्थन जो मिल रहा है उसे ये पता चल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ही थे, मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा था जिसके बदौलत बीजेपी अभी तक वहां पर राज करती आई हो। और ये जो सरकार बनी है वो भी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही बनी है, उनके ही योजनाओं पर ही बनी है। और राजस्थान की अगर बात करेंगे तो वहां पर भी ठीक वैसे ही है, नरेंद्र मोदी से ही बेहतर कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री का जो है वसुंधरा राजे का रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री, और किस तरीके से एक बड़े राज्य को वो संभाल रही थी। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो राजनीतिक करियर है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले का है, वसुंधरा राजे का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2002 में चुनाव लड़ते हैं और 2001 में मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि 2002 में उपचुनाव जो वहां पर गुजरात में राजकोट में होता है वो लड़ते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे जो हैं 1984 में वो चुनाव लड़ती हैं भिंड से। हालांकि चुनाव जो है वो हार जाती है लोकसभा का, लेकिन उसके बाद विधानसभा का चुनाव जो है वो राजस्थान से लड़ती हैं, और उसके बाद 1985 से उनका जो करियर है वो शुरू हो जाता है, और उसके बाद 2 बार की वो मुख्यमंत्री रही हैं। तो दोनों जो दिग्गज हैं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर जो है वो माने जा रहे हैं। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए दोनों का कार्यकाल जो है वो भी बेहतरीन रहा है। बीजेपी में उन्होंने सेवाएं दोनों ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से